नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सैयद हुसैन। हम और आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी विरोध जताया होगा। गलत होने पर विरोध जताना कहीं से भी गलत नहीं, अगर तरीका गलत ना हो। लेकिन हाल के दिनों में, या यूं कहें कि साल 2008 के बाद नेताओं के खिलाफ विरोध जताने का तरीका बदल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर उस वक्त जूता फेंका गया जब वे जनता दरबार में थे। जूता फेंक कर विरोध जताना कतई जायज नहीं है। आज हम इस खबर का करेंगे डीएनए टेस्ट और जानेंगे लोग क्यों जताते हैं ऐसा विरोध। विरोध का ऐसा तरीका कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे राजनेता भी हैं जो बेबाकी से बात बयां करते हैं और 24 घंटे के अंदर पलट भी जाते हैं। अब समझ नहीं आता उनकी बेबाकी पर वाहवाह किया जाए या बयान से पलटने पर खिंचाई की जाए। खैर, अब आप जरा सोचिए, अगर हाथ नाकाम हो जाए तो पांव से कितना काम हो सकता है। लेकिन झारखंड कांग्रेस पांव से अब सूबे में दोबारा अपनी जड़ें जमाने में लगी है। इन सारी खबरों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो किसी भी तरह से जायज तो नहीं है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जनता दरबार में आज सनसनी फैल गई। एक नाराज युवक ने जूता फेंककर अपनी फरियाद सबके सामने रखने का अनोखा लेकिन विवादास्पद तरीका अख्तियार कर दिया। नाराज फरियादी ने सीएम मांझी पर जात पात के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। अमृतेश नाम का शख्स छपरा के इसुआपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ दलित उत्पीड़न का भी मामला दर्ज है। अमृतेश के पिता आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक भी हैं। यहाँ पे केवल हम बहुत दिन से आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। जनता दरबार में खाली बोरिया बिटोरा जाता है। अभी ले जाके हमारा जान भी मरवा सकते हैं ये लोग, सब लोग जान मरवा सकता है सब लोग। पीजी थर्ड सेमेस्टर में सर पढ़ाई करते हैं और लगातार 2 साल से हम यहाँ पे आके ये लोग खाली मूस खाते हैं, तो ये करते हैं। लोगों में असहनशीलता लगातार बढ़ रही है और वे राजनीतिकों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए अलग अलग असभ्य तरीके अपना रहे हैं, जिनमें उन पर जूता, चप्पल या स्याही फेंकना तक शामिल है। फेंकने वाले के अपने तर्क होते हैं और इस पर राजनीति करने वालों के अपने तर्क। राजनीति के मुकुट से जूता आज एक बार फिर टकरा गया। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह नहीं निभाने के कारण सटीक तरह से निशाने पर लिए गए। जनता की शिकायत थी कि उसकी शिकायत सुनी ही नहीं जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि जनता दरबार से मिले आश्वासन की तरह जूता हवा में लहरा दिया गया और जूते के हवा में लहराते आरोप एक बार फिर किसी नए जूते की तरह चमक उठे। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद जनता को एहसास कराते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं। जिस तरह के उनके बयान आते हैं इरिस्पॉन्सिबल ढंग से, और कल जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि मंत्री हमारी नहीं सुनते। जब मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं सुनेंगे तो जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? तो जनता को निराशा हाथ लग रही है। ये दिखावे का जनता दरबार है, इससे कोई चीज़ आज तक 8 साल में किसी चीज़ का निपटारा नहीं हुआ, तो जनता गुस्से में है, इसीलिए मुख्यमंत्री के ऊपर अब चप्पल फेंक रही है। वैसे माननीयों के लिए ये साक्षात टाइप का जूता दर्शन नया नहीं है। अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने वाला जूता बेइज्जती का प्रतीक बनाकर पहले भी उछाला जा चुका है। 7 अप्रैल 2009 गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर दिल्ली में पत्रकार जर्नैल सिंह ने जूता फेंका। 11 अप्रैल 2009 को कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर जूता फेंका गया। ये कुरुक्षेत्र का पहला ऐसा आक्रमण था जिसमें शस्त्र के तौर पर जूते का इस्तेमाल हुआ। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की इच्छा रखने वाले केजरीवाल खुद जूते के फीते से मुश्किल से मुक्त हो सके। 27 दिसंबर 2014 को दिल्ली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जूते फेंके गए। जूते के प्रयोग का यह मामला सिर्फ देसी नहीं है, बल्कि सरोकारों के संदर्भ में जूते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पर भी जूता फेंका गया और हिलेरी क्लिंटन भी इस हथियार से 2-4 हो चुकी हैं। इधर जूते की मौजूदगी का एहसास करने वाले मांझी इसको उछाले जाने की अहमियत से अभी भी वाकिफ नहीं दिखे। एहसास हुआ कि कहीं से कोई चीज़ बगल में गिरा है और क्या पर्पस है, क्यों वैसा किया, इसके लिए सभी पदाधिकारी
लगे हैं जांच करने में, इसलिए हम अभी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या था। लेकिन ये ज़रूर है कि हमको ऐसा लगा कि हमारे बाएं हाथ के बगल से कोई चीज़ नीचे गिरा है। यानी जब जब किसी को लगा कि बात चमड़े की जबान से नहीं बन सकती तो चमड़े के जूते का इस्तेमाल हुआ। हालांकि नतीजा निकल ही जाए जरूरी नहीं। ये कोशिशें वैसे ही हैं जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार को निर्दलियों का समर्थन। खैर, पता नहीं किसने जूते को अपमान का प्रतीक बना दिया। जूता तो हमेशा जमीन से जुड़े रहना सिखाता है और सत्ता पांव को जमीन से दूर करती है। रिजम पांडे और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जूता फेंककर विरोध जताने का यह तरीका कोई नया नहीं है। भारत में कई दिग्गज राजनेताओं पर इससे पहले भी जूते फेंकने की घटनाएं हो चुकी हैं। 7 अप्रैल 2009 को गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर दिल्ली में पत्रकार जर्नैल सिंह ने जूता फेंका। 11 अप्रैल 2009 को कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर रिटायर्ड शिक्षक ने जूता फेंका। 26 अप्रैल 2009 गुजरात के अहमदाबाद में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर जूता फेंका गया। 26 अप्रैल 2009 गांधीनगर में लाल के शाडवानी पर चप्पल फेंकने की कोशिश की गई। 26 अप्रैल 2011 मनोज शर्मा नाम के एक शख्स ने सुरेश कालवाणी पर जूता फेंका। 18 अक्टूबर 2011 लखनऊ में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जूता उछाला गया। 24 नवंबर 2011 एनसीपी नेता शरद पवार को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। 21 जनवरी 2012 देहरादून में टीम अन्ना पर जूते फेंके गए। 23 जनवरी 2012 देहरादून में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक शख्स ने जूता उछाला। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने पास पहुंचकर उन पर जूता ताना। 27 दिसंबर 2014 दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जूते फेंके गए। योग गुरु बाबा रामदेव पर भी 2 बार जूते फेंके जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही राजनेताओं पर जूते चप्पल फेंके गए हों। दुनिया की कई ताकतवर हस्तियों को भी इस तरह के वाकयों से 2-4 होना पड़ा है। दिसंबर 2008 मुंतजर अल जैदी नाम के एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जूते फेंके। 3 फरवरी 2009 ब्रिटेन में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ पर जूते फेंकने की कोशिश। 6 मार्च 2009 ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर एक शख्स ने जूता फेंका। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर पर सिर्फ जूते नहीं फेंके गए बल्कि अंडे भी बरसाए जा चुके हैं। 30 मार्च 2013 कोर्ट जाते वक्त पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर वकील ने जूता फेंका। 11 अप्रैल 2014 अमेरिका के लास वेगास में हिलेरी क्लिंटन पर जूते फेंके गए। 27 अक्टूबर 2014 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो पर जूते, टमाटर और अंडे फेंके गए। तो यह घटना कोई नई नहीं है। अब तक जितने नेताओं पर जूते चप्पल फेंके गए हैं उन सब घटनाओं में एक चीज कॉमन है, वो है इनमें किसी को जूते से चोट नहीं लगी और ना ही फेंकी गई चप्पलों से इनके गाल लाल हुए। मतलब साफ है, फेंकने वाले का मकसद विरोध दर्ज करना और खुद को मशहूर करना होता है। किसी भी हाल में ये दोनों चीजें जायज नहीं है क्योंकि लोकतंत्र पर हमेशा चोट पहुंचती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी न सिर्फ अपने बयानों की वजह से बल्कि अपने दिए बयानों पर पलटने को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री मांझी अपने दिए बयान और हंगामा मचने के बाद उससे पलटने को लेकर चर्चा में है। रविवार को सीएम मांझी ने मुंगेर में बयान दिया था, उनके सहयोगी उनकी बात नहीं सुनते हैं। जब विवाद बढ़ा तो अपने दिए बयान पर वो मुकर गए और मीडिया पर बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। हमारे लोगों में भी, मंत्रिमंडल के लोगों में भी ये बात पच नहीं रही है, पच नहीं रही है, लेकिन हम तो पचाइए देंगे। आज हो कल हो, हम पचा देंगे। ये बात सही है, तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत जो चालाक रहते हैं इस बात की चर्चा नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा हैं फुहर कि हम इस बात को चर्चा कर देते हैं। जो सच्चाई है, सच्चाई से परहेज हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम कह देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मंत्रिमंडल के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। तो बोल में बेबाकी लेकिन पलटने में भी आदी। मुख्यमंत्री मांझी ने रविवार को मुंगेर में यह भी कहा था कि नक्सलियों ने उनसे मुलाकात की थी और विकास की बात कही थी। सीएम ने यह भी बताया था कि उन्होंने नक्सलियों को भरोसा दिया था कि अगर वो समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे तो उन्हें ठेकेदारी में 50 लाख तक का आरक्षण देंगे। सीएम मांझी 24 घंटे के अंदर इस बयान से भी पलट गए। प्रयास कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और अकलियत के लोगों को, जो गरीब हैं, गरीबी रेखा में है, जिनका नाम है, उन लोगों के
मुख्यमंत्री जी यदि ऐसा आप कर दीजिएगा तो बिहार से नक्सलाइट कम से कम 90% तो मिटिए जाएगा। हम कॉमन आदमी हैं, हम शहर के आदमी नहीं हैं, हम देहात में रहते हैं, आज भी देहात में रहते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भी हम महीना में 15 दिन में एक बार गांव जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो सब तरह के लोग हमसे मिलता है। तो मिलता मानने का नहीं, जो आता है आप नक्सली हैं कि नहीं हैं, कौन प्रमाण दे आपके बारे में? हम कहें कि आप नक्सली हैं तो आप हम नहीं जानते हैं कौन नक्सली है, लेकिन वो कहा कि इस ढंग की बातें होती है। रविवार को मुख्यमंत्री मांझी ने मुंगेर में यह भी कहा था कि वे ना तो टेस्ट खेल रहे हैं, ना ही वनडे, बल्कि वे T20 खेल रहे हैं। अगर मैं आउट हो गया तो दूसरे कप्तान देखेंगे। लेकिन इस बयान पर से भी मांझी पलट गए। कहता है कि जितना मांझी क्रिकेट का टेस्ट कर रहा है, कोई कहता वनडे खेल रहा है, वनडे 50-50 का। हम कहते नहीं, हम 20-20 खेल रहे हैं। 20-20 खेल करके जो भी काम करना होगा। वो तो ऑलरेडी कप्तान ही हैं, उन्होंने हमको बैटिंग का मौका दिया है, हम बैटिंग कर रहे हैं। क्या नहीं तो अब बैटिंग क्यों करता है? 4 गो, अरे 2 गो न करता है, एक छोर पर इधर एक छोर पर उधर। अगर आउट हो जाएंगे तो कप्तान फिर दूसरा रूप में सोचेंगे। तो आउट होंगे तब ना। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीएम मांझी अपने बयानों से पलटे हों। मजाकिया लहजे में ही उन्होंने साफ कर दिया कि आखिर वे अपने बयानों से क्यों पलटते हैं। कहाँ यू टर्न लिया सो ना बताइए, कहाँ यू टर्न लिया? कई बार आपने आप लोग यू टर्न करवा देते हैं, हम यू टर्न नहीं लेते हैं। आप लोग चाहते हैं जैसा अपना कुछ, अगर कोई 3 शब्द बोले तो एक शब्द बीच में काट करके आप 2 शब्द को जोड़ करके वही समाज के सामने प्रदर्शित कर देते हैं। यही तो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। इससे हमको कोई घाटा नहीं हो रहा है। सीएम जीतन राम मांझी बार बार बयान देकर पलट जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों से उन्हें ही फायदा होता है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम मांझी को फायदा कैसे होता है। सीएम मांझी के ज्यादातर बयान व्यवस्था के खिलाफ होते हैं। बयान देकर वे जता देते हैं कि वे व्यवस्था सुधार के पैरोकार हैं। हो हल्ला के बाद तुरंत डैमेज कंट्रोल में भी जुट जाते हैं, लेकिन जब तक डैमेज कंट्रोल होता है मांझी अपना संदेश पहुंचा चुके होते हैं। जिस तरह से सीएम मांझी बयान दे रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खासकर नीतीश कुमार चुप रहते हैं, उससे भी शक होता है कि कहीं मांझी का बयान पार्टी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि सीएम बनने के बाद मांझी का कद बढ़ा है, दलितों और महादलितों के बीच उनकी पैठ भी बढ़ी है। नीतीश ने लालू के सोशल इंजीनियरिंग को इसी कार्ड से मात दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद यह साफ हो गया है कि महादलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर सच में मांझी का बयान देना और उससे पलट जाना नीतीश और मांझी की रणनीति का हिस्सा है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इससे वे कितना फायदा उठा पाते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम डीएनए करेंगे एक और खबर का। डीएनए में अब बात बिहार बीजेपी की। विजय रथ पर सवार बीजेपी का बिहार में मिशन है 175+। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी का दावा है कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले दूसरे दलों के नेता और विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उसी तरह बिहार में भी हो सकता है। बीजेपी के इस मिशन पर विरोधियों ने निशाना साधा है। देखिए, डच में है नेताजी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के संभावित विलय के बीच एक चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। इस चर्चा ने जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मचा दी है। वो चर्चा है भगदड़ की। जी हां, वही भगदड़ जिसने लोकसभा चुनाव में कई दलों की वाट लगा दी। सुनिए कैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संभावित भगदड़ से सहमे अपने लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि पार्टी के जो
ट्रेडिशनल लोग हैं जो पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, उनको ही पार्टी का टिकट दिया जाए। ये मेरे अपना व्यक्तिगत सोच रहता है और प्रयास भी रहता है, बट कहीं ना कहीं विनेबल फैक्टर्स को लेकर के अंतिम मूवमेंट में कुछ ना कुछ सीटें इधर उधर हो जाती है, बट ये बात है कि आने वाले समय में इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा। भगदड़ की इस चर्चा को हवा दी बीजेपी नेताओं ने ये कहकर कि बीजेपी के टच में कई दलों के विधायक हैं, लेकिन अभी वे इनका नाम नहीं बताएंगे। लोग तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर खुलासा करेंगे तो आप वो लोग फंस जाएंगे, इसलिए भी खुलासा नहीं करेंगे उनका। मतलब ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, विधायकों की संख्या कितनी? ये कोई संख्या का सवाल नहीं है, भगदड़ की स्थिति है जदयू में व आरजेडी में। जाहिर है भगदड़ की बड़ी वजह है आरजेडी और जेडीयू के विलय से नाराजगी। इन दोनों दलों के कई नेता इस विलय के सख्त खिलाफ हैं और आगामी 23 जनवरी को अमित शाह के दौरे से पहले हो सकता है कई नेता बीजेपी का दामन थाम लें। लेकिन नंदकिशोर यादव के इस बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने जबरदस्त पलटवार किया है और बीजेपी को ऐसे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी है। अगर भगदड़ की स्थिति है तो कोई रोका तो नहीं है उनको। भाई अगर दम खम है अब लिस्ट जारी कीजिए ना कि हमारे यहाँ ये लोग आ रहे हैं। अरे सुशील मोदी जी 50 विधायक इनको बहुत पहले संपर्क में मिल गया था, तो 50 विधायक तो सरकार सदन में कौन रोक रहा था? कोई रोक तो नहीं रहा है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाती है और उस अपने सहयोगियों को डराती है कि तुम औकात में रहो। रालो सप्पा और लोजप्पा को अब 175 मिशन इनका है, तो इसका मतलब 200 सवा 200 सीट ये लड़ेंगे, तो ये बेचारा कटोरा लेके घूमेगा लोग। ये लोजपा के लोग रालो सप्पा के लोग कहाँ खड़ा होंगे? नीरज कुमार चाहे जो कहें, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जेडीयू के 8 बागी विधायकों के अलावा विलय से परेशान दोनों दलों के कई नेता बस मौके के इंतजार में हैं, यानी टच में है नेताजी। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। बिहार में सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने यहां 175 प्लस का टारगेट रखा है और इसके लिए पार्टी अभी से ही जुट चुकी है। अमित शाह का चुनाव जिताऊ मॉडल यहां भी चलेगा। जैसा कि हम सब ने झारखंड में देखा कि चुनाव के पहले अमित शाह रांची आए, लेकिन उनके पहले प्रदेश बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बिहार में भी कुछ ऐसा ही करने की बात प्रदेश बीजेपी कह रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी के दावे में सच्चाई कितनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हार पर मंथन और भी बढ़ गई है। कांग्रेस गिरकर फिर से संभालने की बात कर रही है और उसे पूरा भरोसा है कि पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर लेगी। लेकिन पार्टी के इस दावे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि बैठक के दौरान जो तस्वीर दिखी वो पार्टी की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। क्योंकि जिस वक्त बैठक चल रही थी उस वक्त कुछ कांग्रेसी आदिवासी नेतृत्व की मांग कर रहे थे। आज ये रिजल्ट क्यों आया इस राज्य में? इसलिए आया कि सोनिया जी के प्रति समर्पित लोग, राहुल जी के प्रति समर्पित लोग, पंजा छाप के प्रति समर्पित लोगों को दरकिनार कर दिया गया और अपने लोगों को चुनाव का कमान सौंप दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि समर्पित कार्यकर्ता पूरे चुनाव दरकिनार रहे और नेताओं के जो स्वार्थ कार्यकर्ता थे वो चुनाव के अंदर रहे। उसका परिणाम ये हुआ, चुनाव का रिजल्ट सामने है। हालांकि इस बीच जिला अध्यक्षकों के साथ 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पार्टी की हार का कारण पार्टी में गुटबाजी को बताया गया, मगर इन सबके बीच कांग्रेस ने फिर से उठकर खड़े होने का संकल्प लिया है और इसके लिए खास रणनीति भी बनाई है। उसी रणनीति के तहत पार्टी गांव-गांव पांव-पांव चलो कार्यक्रम चलाएगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करेगी। पंचायत स्तर पर 25 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। जिन मुद्दों पर सड़क से सदन तक पार्टी आंदोलन करेगी। पदयात्रा का कार्यक्रम अगले 2 से 3 सालों तक चलेगा। उन लोगों का यही कहना है, सारे लोगों का यही कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से, राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से, राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से हम निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ पुनः स्थापित कर पाएंगे। यही आज चर्चा हमारी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम वाकई में कांग्रेस को आईना दिखाने के समान रहा। पार्टी को साल 2009 के मुकाबले 8 सीटों का नुकसान हुआ। झारखंड में कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई। पार्टी के सारे दिग्गज नेता चुनाव हार गए। उसके वोट परसेंटेज में भी गिरावट दर्ज की गई। कांग्रेस को महज 10.30% वोट मिले।
मतलब साफ है, झारखंड में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। अगर राष्ट्रीय पार्टी को एक बार फिर झारखंड में वापसी करनी है तो अपना जनाधार बढ़ाना होगा और इसके लिए जो फैसले लिए गए उस पर अमल करना होगा। देखना है पार्टी उस पर कितना अमल करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। अब डीएनए के आखिर में एक अच्छी खबर हम आपको चलते चलते दिखाने जा रहे हैं। देवभूमि के रूप में मशहूर दुमका के मलूटी मंदिर अब झारखंड की सीमा से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर छाने वाले हैं। असल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाले समारोह में मलूटी मंदिरों की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। देखिए। अपनी अनोखी कलाकृतियों के बावजूद सरकारी उपेक्षा के शिकार बने मलूटी के मंदिरों को नई संजीवनी मिल सकती है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कोशिशों के बाद इन मंदिरों की झांकी गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजपथ पर प्रदर्शित की जाएगी। ये खुशी की बात है कि 26 जनवरी को इस गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र का जो विकास का जो पर्यटन देवस्थान है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। कई अनोखी विशेषताओं को समेटे 108 मंदिरों का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। एक 108 मंदिरों के साथ साथ यहाँ 108 तालाब भी बने थे, लेकिन उपेक्षा का शिकार होकर यहाँ कई मंदिर अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और अब यहाँ 72 मंदिर बची हैं। पहले 108 मंदिर थे, अब बचे हैं महज 72 ही। उनमें 58 शिव मंदिर हैं जो अधिकांश गुच्छ रूप में है। वैसे तो भारत सरकार ने इस देवभूमि को ऐतिहासिक दर्जा दे रखा है, लेकिन टेराकोटा से बने मंदिर टूट टूट कर गिर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। हाँ, जीर्णोद्वार के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट हो चुकी है। वहीं राज्य की नवनिर्वाचित कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है। देखिए, मैं हमसे पहले वाला का तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। किसने क्या किया नहीं किया ये मैं नहीं कर